मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक एक क्रांति के बारे में है। क्रांति, एक ऐसी क्रांति जो एमसीएल के परिवार के हर सदस्य को आजीवन जिंदगी भर उसके विजन और मिशन को हासिल करने के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगी। एक ऐसी क्रांति जिसे हमें हर हर उद्योजक ने, एमसीएल परिवार के हर सदस्य ने अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो चलिए समझते हैं, कोशिश करते हैं इस क्रांति को समझने की। दोस्तों, इस क्रांति का नाम है श्वेत क्रांति। इस क्रांति का नाम है दुग्ध क्रांति। इसको अंग्रेजी में व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। रेवोल्यूशन, ये जो अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ है क्रांति, इसका अर्थ है आंदोलन। जब लाखों लोग एक साथ मिलकर कोई आंदोलन करते हैं, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। दुनिया के कोई भी ऐसा देश जिसको बाहर के देशों के अंदर जिन्होंने गुलामी देखी है, ऐसे हर देश में ये क्रांति हुई है। ऐसे हर देश में लाखों लोगों ने मिलकर एक ऐसा आंदोलन किया और अपने आजादी को हासिल किया। चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका की राज्य क्रांति से लेके फ्रेंच राज्य क्रांति, भारत की क्रांति, हर जगह ये क्रांति हो चुकी है। दोस्तों, इस रेवोल्यूशन का और एक अर्थ है, जो अर्थ है साइंस में, विज्ञान में, और उसका अर्थ है कि एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर के साथ प्रदक्षिणा करना। जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के अराउंड एक प्रदक्षिणा करती है, एक साल में एक प्रदक्षिणा करती है, पूरे चीज को वो बदल के रखती है। इसको भी कहते हैं रिवॉल्यूशन। दोस्तों, ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ये इन दोनों अर्थ में इसको अप्लाई हो सकता है। इस तरह से ये रिवॉल्यूशन बन चुका है। दोस्तों, सबसे पहले तो जैसे किसी भी रिवॉल्यूशन में लाखों लोग हिस्सा लेते हैं, वैसे आज इस रिवॉल्यूशन में लगभग 7 करोड़ किसान काम कर रहे हैं। सिर्फ अमूल की अगर हम लोग बात करें तो अमूल को अमूल बनाया 32 लाख वहां के जो उसके स्टेक होल्डर्स है, उसके किसान, उन्होंने, और इन्हीं 32 लाख से लेकर 7 करोड़ ये जो किसान है, ये किसानों ने मिलके आज बनाई है ये श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति। लेकिन दूसरी जो चीज है, पूरा टर्न अराउंड कैसे हुआ। एक ऐसा देश जो आजादी के बाद उसकी इकोनॉमिक परिस्थिति ऐसी थी कि उसकी आबादी तो बढ़ रही थी, लेकिन दूध का उत्पादन बढ़ नहीं रहा था, और इसीलिए दूध की जरूरतों के लिए वो बाहर से दूध मंगाता था। एक ऐसा देश जो अगर दूध में स्वयं पूर्ण भी हो तो भी अच्छी बात है, वो देश अगर पूरी दुनिया में नंबर 1 दूध का निर्माण करने वाला अगर देश बनता है तो वो है क्रांति। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं, क्या कोई भी सोच सकता है कि ऐसा देश जो दूध के लिए जरूरत के लिए बाहर से दूध की पाउडर मंगाता हो, वो पूरी दुनिया में लगभग 22% दुनिया का दूध आज की तारीख में बना रहा है। तो दोस्तों, एमसीएल में भी जो विजन और मिशन हम लोग रख रहे हैं, आज की तारीख में ऑयल एंड गैस सेक्टर में 82% क्रूड ऑयल हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं। यहां तक कि बिजली बनाने के लिए भी कोयला हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं। अगर हम लोग ये सोचे कि हमें इस बायोफ्यूल्स में, इस ईंधन में सिर्फ स्वयं पूर्ण नहीं बनना, तो दुनिया की सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश बनना है, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना है, तो ये कोई सपना नहीं है, ये कोई कभी हुआ नहीं, कभी किया नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं। ये लक्ष्य ऐसा लक्ष्य है जो ऑलरेडी हम लोगों ने किया है, जो करके दिखाया है, और आज बस इसी लक्ष्य को ये कैसे किया ये हम लोग जानना चाहते हैं। दोस्तों, जो बिजनेस मॉडल हम लोगों ने तैयार किया है, जैसे हमने अपना रोड मैप बनाया है, जो ब्लूप्रिंट बनाई है, वही ब्लूप्रिंट ये पूरी आधारित है इस श्वेत क्रांति के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये पूरी जो कहानी है, ये कहानी बहुत ही रोचक, मनोरंजक, प्रेरणादायी, इनक्रेडिबल ऐसी कहानी है। और ये कहानी शुरू होती एक ऐसे आदमी के साथ, जो आदमी किसानों के लिए कुछ करना चाहता है, कर भी रहा है। उसने किसानों के लिए एक दूध उत्पादक संघ का निर्माण किया है, कोऑपरेटिव सहकारी संस्था का निर्माण किया, जो गांधी जी के आदर्शों पर चलता है। और वो इंसान जिनके गुरु कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनफैक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब से ही प्रेरणा लेके उन्होंने उस
दूध उत्पादक संघ का निर्माण किया है। एक ऐसा आदमी जो पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं दूध उत्पादक संघ को बेहतर बनाऊं, कैसे मैं अपने लोगों की, अपने किसानों की हेल्प करूं और उनकी आमदनी बढ़ाऊं। और ऐसा एक काम कर रहा है। इस आदमी का नाम है त्रिभुवन दास पटेल। पटेल साहब गुजरात के कैरा डिस्ट्रिक्ट, जो बाद में जगह के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट बना, उस डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। और उन्होंने उसी डिस्ट्रिक्ट में आनंद एक जगह है, वहां कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, यानी कैरा दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना की। और वो अपने हिसाब से इस संघ को चला रहे थे, लेकिन बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। जो जो जिस मकसद के साथ उन्होंने काम कर रहे थे, उसमें काफी सारे कठिनाइयां, काफी सारे परेशानियां था। और वो उससे जूझ रहे थे और देख रहे थे, सोच रहे थे कि कैसे इसको आगे बढ़ाओ। और तभी एंट्री हुई हमारे हीरो की। दोस्तों, हमारे जो हीरो है उनका नाम है वर्गीस कुरियन साहब। वर्गीस कुरियन साहब जो हमारे इस पूरे श्वेत क्रांति के जनक, जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन ऐसा कहा जाता है, जिन्हें भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है, इनका कार्य इस पूरे श्वेत क्रांति में इतना महान है कि उनका जो जन्मदिन है वो पूरा भारत राष्ट्रीय मिल्क डे यानी नेशनल मिल्क डे के नाम से बनाते हैं। 26 नवंबर को ये होता है। इनका जन्म केरला में कोझिकोडे नाम के शहर में हुआ 26 नवंबर को 1921 में। और आज 2021 में उनकी जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं। मैं हमारी सबकी ओर से, पूरे एमसीएल परिवार की तरफ से उनको आदरांजलि समर्पित करता हूं। दोस्तों, इनका जन्म तो हुआ एक बहुत अच्छे फैमिली में, केरला में। इनके जो पिताजी थे वो सिविल सर्जन थे। इनकी पूरी पढ़ाई हुई तमिलनाडु में ये बने मैकेनिकल इंजीनियर। और इनका एक ही मकसद था कि वो देश के लिए आर्मी में ज्वाइन हो और देश के लिए वो सर्विस दे, देश के लिए काम करें। लेकिन 22 साल के जब ये थे तब उनके पिताजी गुजर गए। और उनके जो मैटरनल अंकल यानी जो मामा थे, उन्होंने उनके पूरे परिवार का कंट्रोल ले लिया। उनकी बहुत इच्छा थी कि ये डेयरी में काम करें, डेयरी में पढ़ाई करें, उसको आगे बढ़ाएं। इसलिए उन्होंने उनके मर्जी के खिलाफ बेंगलोर में डेयरी की पढ़ाई करने के लिए भेजा। लगभग 9 महीने की पढ़ाई उन्होंने वहां की। और उसके बाद इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप मिली, जो मिलके उनको अमेरिका भेजा गया। वो भी इसीलिए था कि वो डेयरी की पढ़ाई करें। लेकिन वर्गीस कुरियन साहब ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो उन्होंने की थी उसमें मास्टरी की, और ऑफ कोर्स उन्होंने डेयरी की पढ़ाई भी की। वो अपने आत्मचरित्र में लिखते हैं कि मैंने थोड़ी सी उसमें जिस कारण भेजा था वो मैंने किया, उसके साथ मैंने अपने मास्टरी की। तो वो वहां से वापस आए और वापस आने के बाद उनको गवर्नमेंट में जॉब करना पड़ा। और ऐसे करके वो आए कैरा में। कैरा में आने के बाद उन्हें गवर्नमेंट की एक क्रीमरी वहां थी। क्रीमरी यानी दूध से क्रीम निर्माण करने का एक कारखाना था, एक फैक्ट्री थी, जहां उन्हें बोला गया कि आपको नौकरी करनी है। और ये नौकरी भी उनके जो मामा थे वो उन दिनों टाटा ग्रुप के डायरेक्टर थे, उनके वजह से मिली थी। और ये उसमें ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। वो हमेशा हर हफ्ते वीकेंड को वो कैरा वहां से आनंद से निकल के वो बॉम्बे आते थे और रहते थे। तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनको। तो उन्होंने फिर डिसाइड कर लिया कि मैं इस नौकरी से इस्तीफा कर दूंगा। और तभी एक टर्निंग पॉइंट आया। दोस्तों, टर्निंग पॉइंट ये था कि जब ये वहां आनंद में रहते थे तो वहां पटेल साहब की जो एक छोटी सी फैक्ट्री थी जो दूध के ऊपर काम कर रही थी, और उस फैक्ट्री के जो भी मशीनरीज थे, अभी ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो उनमें वो रुचि थी मशीनरीज का। तो इस मशीनरी के साथ वो हमेशा वो काम करते थे मशीन्स के ऊपर, और पटेल साहब की हेल्प किया करते थे। तो पटेल साहब ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज यहाँ रुके, मेरी मदद कीजिए, मेरी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इस मशीनरीज का काम करने के लिए, ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं। और यही टर्निंग पॉइंट था वर्गीस कुरियन साहब के इस पूरे जीवन में। और इस श्वेत क्रांति की शुरुआत
करने के फाउंडर अगर किसी को कहते हैं तो ये पटेल साहब थे। ये पटेल साहब थे जिन्होंने वर्गीस कुरियन साहब को यहां रुकाया और उसकी वजह से फिर इस क्रांति की शुरुआत हो गई। दोस्तों, अभी उन दिनों ये जो संस्था जो पटेल साहब चला रहे थे, उनके क्या क्या प्रॉब्लम थे। तो दोस्तों, आज हम तहसील में, गांव में, ग्राम पंचायत में जो भी काम करना चाहते हैं, हमारे किसानों के साथ, हमारे लोगों के साथ आज जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सेम प्रॉब्लम तब थे। आज क्या प्रॉब्लम है, पहले मैं उनके प्रॉब्लम बताऊं। उनके प्रॉब्लम ये थे कि किसान बहुत ज्यादा भैंसे वहां थे उनके आनंद में, और भैंसों का जो दूध उत्पादन था वो एक साइकिल सीजनल था। तो कभी बहुत ज्यादा उत्पादन होता था तो मार्केट नहीं मिलता था, तो वो दूध खराब होता था, उसको वो स्टोर नहीं कर पाते थे। और जब डिमांड ज्यादा होती थी तब उसके इनका उत्पादन भी कम होता था। तो कभी वो मार्केट को अच्छी तरह से कर नहीं पाते थे। आई मीन उनके पास मार्केट अच्छा नहीं था, उनका उत्पादन भी बहुत कम हो रहा था। और आज भी ये परिस्थिति ज्यादा बदली नहीं है। आज भी अगर आप देखोगे तो जब प्याज 50 रुपए किलो होता है मार्केट में, तब हमारा किसान देखता है कि 50 रुपए किलो है तो वो प्याज की खेती करने लगता है। उसके लिए वो लोन लेता है, सब सब कुछ इनपुट्स लेता है और प्याज की खेती करता है। और 3-4 महीने बाद जब प्याज की फसल निकलती है तो देखता है तो जो 50 रुपए वाला प्याज वो 5 रुपए होता है। और वो इतना भी काम नहीं कर पाता, इतने भी पैसे उसके पास नहीं होते कि वो प्याज निकाल के उसकी फसल काट के वो मार्केट तक लेके जाए। तो ऐसी ही परिस्थिति, ऐसे ही चैलेंजेस उनके सामने थे। दोस्तों, देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस थे। मैं तो समझता हूं कि उन दिनों बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, परेशानियां उनके सामने थी। सबसे पहले ये सब शुरुआत हुई 1950 में। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, यानी 3 साल पहले ही हमारा देश आजाद हुआ था। और 400 450 साल पहले ही अंग्रेजों ने ये पूरा जो हमारे हमारे ऊपर राज किया, उनकी सिर्फ एक रणनीति थी, डिवाइड एंड रूल। झगड़ा लगाओ, इनमें झगड़ा करो, तोड़ो इनको और राज करो। तो अगर इस 400 450 साल में इतने सारे, इतना अपना महान देश अगर इकट्ठा होता था तो हम कोई भी आदमी यहाँ आक्रमण नहीं कर पाता था, कोई भी देश यहाँ राज नहीं कर पाता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां तक कि उन्होंने जब आजादी दी तब आजादी भी उन्होंने टुकड़ों में दी, अपने देश का बंटवारा किया। तो जिस परिस्थिति में वर्गीस कुरियन साहब अपने किसानों के लिए कुछ करना चाहते थे, उन दिनों हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही चिंताजनक थी। हमारे पूरे देश में पॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस चल रहा था। उन दिनों एजुकेशन भी बहुत कम था। हमारे जो भी किसान यहाँ काम करते उनकी शिक्षा कम थी। जो बिजनेस हमें करना है, उस बिजनेस के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, वो भी बहुत कम था। और इसी पूरी की वजह से प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, देखो उस टाइम में हम लोग बाहर से दूध मंगाते थे, तो बाहर की जो कंपनियां, नेस्ले जैसी कंपनी, वो तब से लेकर आज तक काम कर रही है। इस कंपनी के पास बहुत बढ़िया मशीनरीज थी, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी, ये मशीनरीज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था। हम एकदम पारंपरिक ऐसे सब डेयरी कर रहे थे। हमारा कन्वर्जन रेट बहुत पुअर था। अभी कन्वर्जन रेट यानी क्या, यानी आप पशु को जितना भी खाने के लिए दोगे चारा, उससे कितना दूध बनेगा, इसको कहते हैं कन्वर्जन रेट। तो हमारा जो चारा, जो फीड था, उसमें इतना कम न्यूट्रिशन था कि अगर आप पशु को, गाय को, भैंस को देंगे तो बहुत कम का निर्माण उससे होता था। तो बहुत कम यील्ड, बहुत कम उत्पादन हमारे यहाँ गाय से, भैंसों से होता था। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक इस इंडस्ट्री में चाहिए थी, वो भी हमारे पास नहीं थी। एग्रीकल्चर क्या, ये डेयरी कर बिजनेस करके जो बेसिक यानी वैल्यू चेन हो सकता है, उसको, वो जो हमारे पशु है उनके शेड से लेके ऐसी कुछ बेसिक चीजें भी यहाँ पूरी नहीं हुई थी। और इंपॉर्टेंट था वहां का जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था जो इतनी प्रबल थी कि एक समाज के लोग, एक जाति के लोग दूसरे लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा लाना, एक मिशन के लिए काम करवाना, अच्छाई के लिए, बिजनेस के लिए काम करवाना, ये बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, जेंडर पैरिटी भी थी, यानी औरत, महिलाओं को घर से बाहर निकलना, बिजनेस में योगदान देना, ये भी बहुत मुश्किल था। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। और ऐसे चैलेंजेस में हमारे साहब ने काम करना शुरुआत किया। दोस्तों, हमेशा
यानी आपने भी इसका अनुभव लिया होगा। कभी भी चैलेंजेस आते हैं ना, परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं ना, ये हमें बेहतर कराने के लिए आते हैं। इन चैलेंजेस को अगर हम लोग अच्छी तरह से फेस करें तो हमारा एक बेटर रूप आता है। हमारे पास दो ऑप्शन होता है कोई प्रॉब्लम्स अगर सामने आने के बाद। एक तो हम इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से डिफीट हो जाए और निकल जाए बाहर, नहीं तो हम लोग इसका डट के मुकाबला करें और बेहतर इंसान, बेहतर उद्योजक करके सामने। आज जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम, चैलेंज आज कल आपके साथ होंगे, वो आपको बेहतर करने के लिए होंगे। दुनिया में कोई भी आप उद्योजक लीजिए, बिजनेसमैन लीजिए, उन्होंने आप जो आज हम लोग जो फेस कर रहे हैं वो सेम परेशानियां, चैलेंज उन्होंने फेस की होगी। उससे ज्यादा, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स हम सहन करते हो, फेस करते, उतने बेहतर 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 आप बनते जाते हो। और वैसा ही हुआ वर्गीस कुरियन साहब ने। वर्गीस कुरियन साहब ऐसे ही नेक्स्ट लेवल के, दूसरे का लेवल के इंसान थे। इन्होंने इस पूरे चैलेंजेस को इस तरह से सॉल्व किया कि वो उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत की। सबसे पहले उनका प्रॉब्लम, उनके सामने जो चैलेंज था वो था टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी कैसे? टेक्नोलॉजी तो दोस्तों, जो आनंद में दूध बन रहा था वो भैंसों से बन रहा था। अभी पूरे दुनिया में भैंसों के दूध से पाउडर बनाने का जो टेक्नोलॉजी, जो तंत्रज्ञान होता है वो था ही नहीं। पूरी दुनिया में जो दूध बनता था वो गाय से बनता था, और गाय से वो पाउडर बनाने की तो टेक्नोलॉजी थी, पूरी दुनिया में थी। लेकिन भैंसों के दूध से जो पाउडर बनानी है, प्रोडक्ट्स बनाने, ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में नहीं थी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने थे। क्या इतने सारे किसान जब भैंस का दूध ला रहे हैं तो कैसे उसको स्टोर करें, कैसे इस दूध से मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। और इसी टाइम पे एंट्री हुई हमारे तीसरे हीरो की, जिनका नाम है हरिचंद मेघा दलाय। दोस्तों, ये जो हमारे तीसरे हीरो है, ये हीरो बेसिकली वर्गीस कुरियन साहब के क्लासमेट थे, बैचमेट थे। वर्गीस कुरियन साहब जब अमेरिका गए थे और उन्होंने एक डेयरी का कोर्स किया था, उस कोर्स में ये उनके साथ थे। लेकिन ये हार्डकोर डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट थे। उन्होंने पुणे से डेयरी इंजीनियरिंग की और बाद में वहां अमेरिका जाके उन्होंने वहां से मास्टरी की। मास्टरी करने के बाद वो अपने घर, अपने गांव, अपने शहर आ गए। लेकिन उस टाइम आजादी मिल चुकी थी, बंटवारा हो गया था, और इनका जो घर था वो कराची में था, जो पाकिस्तान में चला गया। तो उन्होंने फिर सोच लिया चलो, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी फिर से अमेरिका जाऊंगा और वही बच जाऊंगा, वही सेटल हो जाऊंगा। तभी वर्गीस कुरियन साहब ने उनको फोन किया, उनको कांटेक्ट किया और उनको कहा कि सिर्फ एक हफ्ता हमारे यहाँ आनंद में आइए। और यही से टर्निंग पॉइंट हुआ, यही से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और इन्होंने मिलके सबसे पहला काम किया इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कि कैसे। और ऑफ कोर्स दलाया साहब फिर यहाँ आए और यही के हो गए। और इस तरह से उस श्वेत क्रांति में उनका भी योगदान बहुत बड़ा रहा। दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने दुनिया की सबसे पहली ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि जो भैंस की दूध से पाउडर का निर्माण करती हो। पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी कहीं नहीं थी। मिल्क स्प्रे ड्रायर करके उन्होंने टेक्नोलॉजी की, और उसके बाद फिर ये पूरा जो बिजनेस मॉडल है ये चल पड़ा। इसके साथ फिर उन्होंने जो कोई उत्पादन, बाहर की कंपनियां बहुत सारी उत्पादन यहाँ भारत में बेच रही थी, वो सभी उत्पादन बनाने की उन्होंने टेक्नोलॉजी अपने यही तैयार की, विकसित की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर इन तीनों ने कुछ किया होगा, वर्गीस कुरियन साहब ने किया होगा, तो उन्होंने क्या किया कि जो दूध उत्पादक लोग हैं, जो हमारे किसान लोग हैं, प्रोड्यूसर लोग हैं, इनको डायरेक्टली जो कस्टमर है उनके साथ कनेक्ट किया। आज जो हम लोग देखते हैं कि किसान जो कुछ माल तैयार करता है, वो माल कौन लेते हैं? दलाल। माल वो दलाल लोग लेते हैं और वो फिर मार्केट में जाके ग्राहकों को बेचते हैं। अब इन सब में किसानों को एक तो कम पैसे मिलते हैं, ग्राहकों को ज्यादा पैसों से खरीदना पड़ता है, और ज्यादा पैसे, वो सबसे ज्यादा फायदा दलालों को होता है। ये काम उन्होंने बंद किया। उन्होंने इन किसानों की, इन दूध उत्पादक संघ का जो भी उत्पादन था वो डायरेक्टली उन्होंने ग्राहकों को दिया। और ये सबसे बड़ा काम किया। बस इतना ही नहीं, तो उन्होंने बड़े मार्केट, जो भी ऐसे मार्केट थे कि जहां ज्यादा से ज्यादा माल बेचा जा सकता है, पहले उसको देखा, उसको एक्सप्लोर किया। और सबसे बड़ा मार्केट अगर उनके पास कुछ था तो वो था बॉम्बे। उन्होंने पूरे अपने जो प्रोडक्ट्स है, जो माल है, वो माल में कैसे
बॉम्बे बेचूंगा, इसके ऊपर बहुत सारा काम किया और पूरा का पूरा उत्पादन वो फिर बॉम्बे बेचने लगे। यहां तक कि जो रोड आनंद से निकलता और बॉम्बे जाता उसको बॉम्बे मिल्क रोड ऐसा कहा जाने लगा। इतना अच्छा मार्केट, उनके आउटलेट्स ऐसे उन्होंने बॉम्बे में शुरुआत किया। दोस्तों ये इसके साथ उन्होंने बहुत अच्छी चीज की कि उन्होंने एक सपोर्ट गैदर किया। जो ये काम करना चाहते थे, हमने देखे कि कितने सारे चैलेंजेस उनके सामने थे जब उन्होंने काम की शुरुआत की। अब ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब कम्युनिटी से उन्होंने सपोर्ट गैदर किया, समर्थन लिया। देखो हमेशा कोई भी अच्छा काम हम लोग करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको समझता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और ये आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं क्योंकि अगर आप अच्छा कुछ तो कर रहे हैं। उन दिनों ऐसे किसानों की हालत थी कि जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने सिर्फ अपना खुद का काम किया और उनके जमाने में काफी सारे भूखमरी, दरिद्री इनकी बड़ी थी किसानों की। और इस किसानों को इनसे बाहर निकाल के अगर इनको इनकम जनरेट करने के लिए अमूल कुछ कर रहा है, ये संगठन कुछ कर रही है, तो पूरा अच्छा सपोर्ट उनको मिला। वहां के पॉलिटिकल लीडर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, लोग वो अमूल को सपोर्ट करने लगे और इस सभी सपोर्ट के साथ अमूल ने एक बहुत ही बेहतर ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया। तो समझते हैं इस बिजनेस मॉडल को कि अमूल ने एक्चुअली कौन से बिजनेस मॉडल किया और कैसे ये एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल किया। ये समझने के पहले आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, हमेशा, ये हमारे एमसीएल मिशन में भी, कि जब से इस पृथ्वी के ऊपर, जब से ये मनुष्य की संस्कृति शुरू हुई है, ये इकोनॉमी का निर्माण हुआ है, सभ्यता का निर्माण हुआ है, उसमें 80% ऑफ द टाइम, 80% भारत दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 80% ऑफ द टाइम हम दुनिया का 1/3, 1/3 इतना जीडीपी तैयार करते थे। दोस्तों हम पूरी इकोनॉमी को संभाल रहे थे, इतना बड़ा भारत देश था। अब जिसकी वजह से ये पूरा कर रहे थे, जिस बिजनेस की वजह से, जिस रिसोर्सेज की वजह से, वो रिसोर्सेज आज भी हमारे पास है। कुदरत ने ही हमको इतना सब कुछ दिया है कि जिसके बेस पे, बलबूते पे हम लोग इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस करने के रिसोर्सेस आज भी हमारे पास, आज भी हमारे पास हो, चाहे जमीन हो, चाहे पानी हो, लोग हो। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है, हमें सिर्फ इसको बेहतर डेवलप करना है। बस अगर ये हम करें तो आज भी हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं। दोस्तों ऐसा ही काम किया अमूल ने। अमूल ने यहाँ के जो रिसोर्सेज है उसको डेवलप करने का एक मॉडल तैयार किया। और कैसा मॉडल हो सकता है, तो दो तरह के मॉडल हो सकते हैं। एक तो कोई कंपनी जैसे नेस्ले वहां कैसे काम करती थी, मास प्रोडक्शन, यानी बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाओ, वहां बहुत सारे जानवर को आप पालो और वहां दूध का निर्माण करो, उसे कहते हैं हम लोग मास प्रोडक्शन। लेकिन लेकिन अमूल ने क्या किया, प्रोडक्शन बाय मासेस। अमूल ने जिस जिस बिजनेस मॉडल का उपयोग किया वो बिजनेस मॉडल था सहकार। क्योंकि अमूल जानता था कि अगर इतने सारे लोग इकट्ठा अगर आए तो एक इतनी बड़ी ताकत बन जाती है कि जिस ताकत के सामने हम लोग किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। और ये बहुत समझने वाली बात है, अमूल उस टाइम का सबसे बड़ा मार्केट लीडर था यानी आज भी है। दुनिया में सबसे बड़ी फूड की कंपनी अगर कुछ है तो वो है नेस्ले। नेस्ले नेस्ले दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी थी जो आज भी है। नेस्ले दुनिया की आज इतनी बड़ी कंपनी की, जो हमारे देश की कंपनी है सबसे बड़ी रिलायंस, उससे भी बड़ी कंपनी नेस्ले है। तो नेस्ले उस टाइम से लेके इतना ताकतवर था, फिर भी अगर डेयरी की बात करें, दूध की बात करें, तो अमूल ने नेस्ले को हरा दिया है। क्यों? लोगों की ताकत। दोस्तों ये लोगों की ताकत बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आज एमसीएल मॉडल में भी क्यों ऐसा करते हैं, अगर हर प्रोजेक्ट में एमसीएल ही पैसा लगाने वाली है, इन्वेस्ट करने वाली है, तो ये कितना आसान है कि वो एक तालुके से, एक ग्राम पंचायत से एक एक जो अपना पार्टनर है उसको चुनते हैं और साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। क्यों हम लोग ये एमपीओ का संगठन बढ़ा रहा है, काम कर रहे हैं, हर तहसील में चाहते हैं कि 10,000, 12,000, 15,000 लोग हमारे साथ जुटे, क्योंकि अगर ये ताकत खड़ी रही तो ये ताकत किसी भी ताकत को परास्त कर सकती है, आगे जा सकती है। और यही काम हमें करना है। दोस्तों अमूल ने भी वैसे किया। अमूल ने
इंपॉर्टेंट किया कि हर जो मेंबर वो जो अमूल के साथ जुड़ता, हर मेंबर को उन्होंने एक उद्योजक करके उसको ट्रीट किया। यानी उनकी जो दूध उत्पादक सहकारी संस्था के जितने भी किसान थे, हर किसान यानी एक उद्योजक था। उन्होंने किसानों को, उद्योजकों को क्या कहा, उस किसान को क्या कहा कि आप जितना चाहे दूध का निर्माण करें, हम खरीदेंगे। अगर आपके पास एक गाय है तो आप 2 गाय कीजिए, 4-5 गाय कीजिए। आपको उस गाय खरीदने के लिए पैसे चाहिए, हम लोग देंगे। गाय की कौन सी नस्ल ऐसी होनी चाहिए जिससे ज्यादा दूध का उत्पादन हो, तो हम आपको बताएंगे, आप इसको करें, आपको ज्यादा नस्ल मिलेगी। अगर उनको कोई बीमारी होती है, कुछ होता है, तो हमारे डॉक्टर आएंगे और उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन आप अपना बिजनेस बढ़ाओ। आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए बताइए, वो हम लगा आपको देंगे। और इस तरह से उन्होंने हर मेंबर्स को एक उद्योजक जैसे ट्रीट किया, और ऐसे 32 लाख उद्योजकों के साथ इतना बड़ा अमूल का संगठन बना। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम उन्होंने क्या किया, तो हर गांव में उन्होंने कलेक्शन सेंटर शुरू किया, दूध कलेक्शन सेंटर। यानी अगर हम लोग किसान ये सोचने लगा कि मैं उद्योजक करके सोचूं, मैं सोचूं कि मैं कितना ज्यादा कर सकता हूं, कितना ज्यादा दूध की निर्मित कर सकता हूं, मुझे तो देना कहाँ है, बेचना कहाँ है, तो मेरे ही गांव में। और इस सोच के साथ, इस सपोर्ट के साथ ये एक इंजन की शुरुआत हुई। वैसे ही है नेपियर ग्रास के बारे में भी हम लोग क्या कह रहे हैं, सिर्फ नेपियर ग्रास नहीं, आने वाले सभी जो प्रोडक्ट्स कि आपको तैयार करना और बेचना कहाँ है, अपने गांव में। दोस्तों, इसके साथ जो काम किया अमूल ने हर उद्योजक के साथ, हर किसान के साथ, वही आज हमें हर एमपीओ मेंबर के साथ करना है। अमूल ने दूध में किया, हम सिर्फ दूध नहीं, आपके हर गांव में एक अलग अलग चीज हो सकती है। हमारे सेक्टर भी फ्यूल से लेके ऑर्गेनिक फूड से लेके एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को पूरा रिप्लेस करेगी, ऐसे प्रोडक्ट के साथ। तो अगर ये काम हम लोग हमारे गांव में कर सकते हैं, अगर हमारे रेशम रेशम का बिजनेस बेहतर कर सकते हैं, अगर हम लोग कपड़े का बिजनेस बेहतर कर सकते हैं, हम जूट कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं आप, आपको क्या चाहिए इनपुट्स, यही काम एमपीओ मेंबर के लिए हमें करना है। और इन्होंने भी, अमूल ने कैसे किया कि अमूल ने हर गांव में एक संस्था का निर्माण किया, एक सस्टेनेबल इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट। हर गांव में अमूल ने दूध सहकारी दूध उत्पादक संघ, ऐसे एक कोऑपरेटिव का निर्माण किया, सहकारी संस्था का निर्माण किया, जो हर गांव में एक रहेगी, जो जिसमें गांव के सभी लोग इकट्ठा शामिल हो गए, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से दूध देंगे और उनको कलेक्शन सेंटर में लाके देंगे। वही काम एमवीपी का है। एमवीपी हर ग्राम पंचायत में एग्जैक्टली वही काम करने वाली, लेकिन इससे आगे जाके हम लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जो भी काम हमको लगता है कि किसान करे, पहले हम लोग वो खुद कर रहे हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि नेपियर ग्रास किसान लगाए और वो लगा के हमें दे, तो हम एक नेपियर ग्रास का पहला एक प्लॉट, एक खेती पहले हम करेंगे, जहां वो किसान देखे कि हमें करना ये है, और वहां किसान ट्रेनिंग भी ले कि कैसे अच्छी खेती हम लोग कर सकते हैं, और वो फिर वही उनको लाके देना है। यही नहीं, अगर कल कुक्कुट पालन करना है, मधुमक्खी पालन करना है, या बाकी कुछ भी चीज करना है, तो पहले उसका एक डेमो प्लांट हमें हर एमवीपी के यहाँ करना है। और उसके बाद अमूल के फैक्ट्रियां, जैसे हमारे बायोफ्यूल स्टेट्स है, वैसे हम अमूल की फैक्ट्रियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे होती थी। हमारे तहसील लेवल पे तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी, और यहाँ ये पूरा जो रॉ मटेरियल वहां जाता था और उससे उत्पादन बनते थे। तो अमूल के जो अगर बिजनेस मॉडल आप देखोगे तो त्रिस्तरीय बिजनेस मॉडल, 3 स्तरीय। सबसे पहला स्तर है वो है किसानों का, जो उत्पादक है, जिनको प्रोड्यूसर कहते हैं। दूसरा जो है विलेज डेयरी कोऑपरेटिव, यानी गांव के लेवल का दूध उत्पादक सहकारी संघ। और तीसरी है फैक्ट्री, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो ये त्रिस्तरीय रचना है। इसके बाद ये जो पूरे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये राज्य स्तरीय एक जो मार्केटिंग फेडरेशन है, हर राज्य का अपना एक मार्केटिंग फेडरेशन। दूध जो प्रोडक्ट, दूध और दूध के प्रोडक्ट जो है वो बेचने के लिए उन्होंने एक मार्केटिंग फेडरेशन बनाई है, एक मार्केटिंग टीम बनाई है, वो एक अपना ब्रांड का निर्माण कर रही है और कस्टमर्स को दे रही है। और इस तरह से इन्होंने काम किया। अभी इस पूरे प्रोसेस में इन्होंने कास्टिज्म, ये पूरा जो जाति व्यवस्था थी, उसको कैसे एलिमिनेट किया, तो उन्होंने एक सिंपल काम किया। इन्होंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं।
ना कभी इसके बारे में सोचा, ना कभी इसके बारे में डिस्कस किया, ना कुछ बातें की। इन्होंने सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस की, वो थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर घर में कैसा मैं ज्यादा इनकम दूं, हर घर की कैसी उन्नति करूं, बस इसके ऊपर फोकस किया। और सभी लोग जब ये काम में जुट जाते हैं ना, तब इस चीजों पे के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, ऐसा आप सोचिए। वैसे अमूल ने किया। दोस्तों, अमूल ने एक बहुत ही जबरदस्त सक्सेसफुल पूरे देश का पहला ऐसा बिजनेस मॉडल बनाया। सिर्फ देश का नहीं, पूरी दुनिया का ऐसा पहला वो बिजनेस मॉडल था जो अमूल ने बनाया, जो जो हमारे हीरो थे उन्होंने बनाया। और ये इस 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 मॉडल की वजह से वर्गीस कुरियन साहब, उनके टीम ने किसानों को बहुत ज्यादा इनकम करा के दिया। लेकिन ये जो चीज है, ये जो एक जगह पे अमूल का मॉडल बना सक्सेसफुल, ये देश की क्रांति, ये देश की पूरी मूवमेंट कैसी बनी, चलो ये जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जब हुआ तब अमूल काफी फेमस हो गए। अमूल का ये जो बिजनेस मॉडल है, ये उसकी चर्चा पूरे देश में, पूरी दुनिया में होने लगी। सभी लोग आते थे, सभी लोग आना चाहते थे, देखना चाहते थे, समझना चाहते थे कि अमूल कैसे काम कर रही है। इसलिए जो आते थे लोग, ट्रेन होना चाहते थे और वो कर रहे थे। सभी लोग यहाँ आते थे। पूरे हमारे देश के जितने भी प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ आके गए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक, हमारे देश के सभी जो राष्ट्रपति थे वो भी यहाँ आके गए, वो विजिट करके गए। यहाँ तक कि बाहर के कितने सारे लोग, पढ़ाई करने वाले सभी साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, वो सब यहाँ आते थे और पढ़ते थे कि कैसा काम करना है। प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स के जो राजकुमार थे, वो भी यहाँ आए और उन्होंने खुद से ये सब समझ लिया। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा आदमी, एक ऐसे महान पुरुष, महान इंसान, जिन्होंने एक छोटे से मॉडल को पूरे देश में एक आंदोलन बनाया, जिन्होंने एक्चुअली एक बिजनेस मॉडल को क्रांति बनाया, श्वेत क्रांति बनाए, ऐसा आदमी, ऐसे विजिटर अगर कोई हो गए तो वो थे माननीय हमारे देश के पंतप्रधान श्री लाल बहादुर शास्त्री साहब। ये ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने एक्चुअली इस चीज को पूरे देश की मूवमेंट बनाई, पूरे देश की क्रांति बनाई, श्वेत क्रांति बनाई। ये जब यहाँ आए तब इन्होंने पूरे मॉडल को समझा, देखा कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं। और जब इन्होंने सब देखा कि किस तरह से इंसानों को, किसानों को बेहतर किया जा सकता है, उनकी आमदनी दुगनी ज्यादा की जा सकती है, तब उन्होंने एक बात तय कर ली कि इस चीज को मैं भारत के हर गांव में पहुंचाऊंगा। तय कर लिया। इन्होंने सिर्फ देखा नहीं, समझा नहीं, तो इन्होंने बस जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे ये वन ऑफ द बेस्ट पंतप्रधान जो थे, उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया। इस चीज को उन्होंने आंदोलन बनाया, क्रांति बनाई। इन्होंने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी पूरे गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल या बोर्ड का निर्माण किया। उन्होंने वर्गीस कुरियन साहब को बताया, बोला कि आप इसके अध्यक्ष हो जाए, आपके ही अध्यक्षता में ये बोर्ड बनेगा, आप ही इसको चलाइए और ये चीज को पूरी दुनिया, पूरे देश में फैलाइए। और उन्होंने संसद में ऑपरेशन फ्लड की घोषणा की। फ्लड यानी क्या? बाढ़। पूरे देश को उन्होंने बोला कि जिस देश में दूध के लिए हम लोग बाहर से दूध मंगाते थे, बाहर से दूध की पाउडर मंगाते थे, आज उस देश में हम लोग मिलकर ऐसा काम करेंगे, सभी किसान मिलकर ऐसा काम करेंगे कि हम इस देश में दूध की बाढ़ लेके आएंगे। दुधासा महापुर, ऐसे हर स्टेट में, हर गांव में ये काम करना होगा। और इसी विजन और मिशन के साथ इन्होंने एक नए पर्व की शुरुआत की। दोस्तों, वर्गीस कुरियन साहब ने तो, उनको तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि ये जो मंडल है, ये जो बोर्ड है, ये हमेशा राजनीतिक, यानी कोई भी पॉलिटिकल लीडर इसमें ना हो, और कोई भी नौकरशाही वाले, यानी आईएएस ऑफिसर वगैरह कोई इसमें ना बैठे। आप बस इतना मुझे करके दीजिए, फिर मैं करता हूं। और इसका हेडक्वार्टर इसलिए कभी उन्होंने मुंबई, दिल्ली में ऐसा नहीं रखा, तो उन्होंने किसानों के पास अपने ही आनंद में इसकी शुरुआत की। और फिर वर्गीस कुरियन साहब थे कि जिनकी वजह से ये हर स्टेट में पहुंचा। हर स्टेट में क्या हुआ कि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्रियां होने लगी और उनके उत्पादन बनने लगे। और उस हर राज्य में उनकी एक मार्केटिंग फेडरेशन थी, उन्होंने एक अपना ब्रांड निकाला। अभी गुजरात राज्य में जो मार्केटिंग फेडरेशन था, उसका नाम था गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, यानी GCMMF।
ओके, तो ये जो फेडरेशन था उन्होंने अपने ब्रांड को रखा अमूल। अभी ये अमूल वही अमूल जो वहां कैरा में उसकी शुरुआत हुई थी, और अमूल का एक्चुअली फुल फॉर्म था आनंद मिल्क उत्पादक लिमिटेड, ऐसा उसका फुल फॉर्म है। तो यही उन्होंने ब्रांड रखा और इसी को बड़ा किया, और इसी के अंदर उन्होंने अपने उत्पादन अपने राज्य में, बाकी के राज्यों में, देश में, पूरे देश में बेचे, बाहर भी बेचे। ऐसे ही ब्रांड शुरू किया कर्नाटक में। कर्नाटक के जो राज्य है उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा नंदिनी। नंदिनी की भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज कर्नाटक में और पूरे देश में बेचते हैं। राजस्थान स्टेट ने भी ऐसा एक ब्रांड तैयार किया जिसका जो बहुत अच्छा काम करे, इसका नाम है सरस। सरस के अंदर भी कई सारे ऐसे उत्पादन है जो आज की तारीख में लोग बेच रहे हैं। बिहार में एक ब्रांड शुरुआत हुई जिसका नाम है सुधा। सुधा भी एक बहुत अच्छा बिजनेस इसमें कर रही है। यहां तक के नॉर्थ और दिल्ली में मदर डेयरी नाम का एक ब्रांड शुरू हुआ, वहां भी जो किसान लोग मिलके उन्होंने इस ब्रांड की शुरुआत की। तो हर राज्य ने अपना अपना एक ब्रांड बनाया। महाराष्ट्र में भी आर्य था, और इस सबको मिलके, इस ब्रांड को मिलके ये उत्पादन है, ये जो प्रोडक्शन है वो इसी मॉडल के ऊपर बढ़ने लगा। इसी मॉडल के ऊपर ये पूरी जो बिजनेस चल रहा था ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंडर जो वर्गीस कुरियन साहब कर रहे थे उनके अंडर हुआ, और वर्गीस कुरियन साहब ने इनको इस सबको इतना बड़ा किया, ये इतने सक्सेसफुल हो गए, इस तरह से इन्होंने काम किया कि इनकी चर्चा, इनके बिजनेस मॉडल पूरी दुनिया भर में मशहूर हो गए। दोस्तों, आज की तारीख में कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल नहीं है जहां अमूल का बिजनेस मॉडल न बढ़ाता जा रहा हो। जो बेस्ट बिजनेस स्कूल है हार्वर्ड अमेरिका का, वहां भी अमूल का ये बिजनेस मॉडल पढ़ाया जाता है। वैसे हमारे देश में भी जो कोई एमबीए करता है, जो भी बिजनेस स्कूल है, वहां हर स्कूल में ये बिजनेस पढ़ाया जाता है, ये मॉडल पढ़ाया जाता है। और इससे सभी दुनिया इतनी प्रभावित हो गई कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे देशों ने तो सेम काम करने की शुरुआत की। इसमें से एक था रशिया। रशिया को भी फिर ऐसे ही काम करना था, कोऑपरेटिव मूवमेंट में दूध का उत्पादन करना था। उन्होंने वर्गीस कुरियन साहब को बुलाया और उनको बोला कि आप हमें गाइड कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए, हमें भी ये काम करना है। और वर्गीस कुरियन साहब ने ये काम किया। फिर थे चाइना ने तो जैसे हमने ऑपरेशन फ्लड तैयार किया वैसे ही सेम ऑपरेशन फ्लड नाम से उन्होंने वहां शुरुआत की। उन्होंने भी वर्गीस कुरियन साहब को बुलाया, उन्होंने भी बताया कि आप प्लीज हमें गाइड कीजिए, और वही इसकी शुरुआत चाइना में भी हो गई। इसके अलावा पाकिस्तान में भी 1984 में पाकिस्तान सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने वर्गीस कुरियन साहब को बुलाया और कहा कि आप हमारे देश में भी ये काम करना है, आप हमें गाइड कीजिए। श्रीलंका में भी सेम काम की शुरुआत हुई, सेम मॉडल की शुरुआत हुई, और ये काम भी वर्गीस कुरियन साहब के ही मार्गदर्शन में हुआ। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा आंदोलन, यानी ऑपरेशन फ्लड की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑपरेशन फ्लड, ये श्वेत क्रांति सिर्फ भारत के लिए नहीं थी, तो पूरी दुनिया को सीखने के लिए एक बहुत बड़ा एक बिजनेस मॉडल था। अब ये श्वेत क्रांति भारत में हुई, इसके फेजेस है, इस ऑपरेशन फ्लड के फेजेस है। सबसे पहले तो जानते हैं कि जो ऑपरेशन फ्लड जो लाल बहादुर शास्त्री साहब ने शुरुआत की, जिसकी घोषणा की, जो एम रखे थे, तो उसके उद्देश्य क्या थे तो देखते हैं। तो उसका उद्देश्य था सबसे पहले ऑफकोर्स दूध का उत्पादन बढ़ाना। जिस चीज में हमारे पास नहीं है उसमें स्वयं पूर्ण बनना, उसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना। दूसरा था ग्रामीण उत्पन्न बढ़ाना, ग्रामीण जो आमदनी है उसको बढ़ाना। तीसरा है कस्टमर को अच्छे दाम में वो प्रोडक्ट देना। और चौथा था हमारे सभी किसानों का भला करना, अच्छा करना। और मुझे लगता है कि एमसीएल मॉडल में भी जो एमपीओ में हम लोग काम कर रहे हैं, एमसीएल के एमवीपी, एमबीएस, हर जगह हमारे जो हम लोग जो जिस विजन और मिशन के लिए काम कर रहे हैं, हमारे भी उद्देश्य वही है। हमारे भी उद्देश्य है कि हम लोग अपने ईंधन का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करें, हम अपने लोगों की इनकम बढ़ाए, बेहतर प्राइस पे हमारे लोगों को। आज बहुत सारी चीजें हम लोग बाहर से मंगाते हैं, खुद यहाँ किसानों को दी। जो पेट्रोल डीजल आज की तारीख में 100 के ऊपर जा रहा है, हम अपने लोगों को कम अच्छे इसमें एक अच्छा ईंधन उनको करा के दें, और इनके साथ हमारे पूरे देश का, लोगों का, किसानों का भला करें। तो पहले जो फेज था इस ऑपरेशन फ्लड में, श्वेत क्रांति में, वो 1970 से लेकर 1980 तक था। अभी एक बहुत ही प्रेरणादायी सोचने जिसमें हम लोग सीख सकते हैं ऐसी चीज थे पैसे।
पैसे चाहिए थे ये सब काम करने के लिए। क्या आप सोच सकते हैं कि इन्होंने पैसे कैसे जमा किए होंगे? ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। यानी यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रोग्राम किया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो जहां जहां जिन जिन देशों में अनाज कम होता है, खाना कम होता है, तो ये सप्लाई कर देते। तो वैसे ही भारत के हिस्से जो सप्लाई आया था, वो आया था स्किम्ड मिल्क और मक्खन का, मक्खन और दूध की पाउडर का। इन्होंने दूध की पाउडर और वो मक्खन लेके उसको बेचा, और वो जो पैसे थे, वो पैसे से इन्होंने इस पूरी काम की शुरुआत की। लगभग 116 करोड़ इसमें लगे। और उन्होंने पहला काम क्या किया इस 10 साल में? तो ये जो मेट्रो सिटीज है, जो बड़े बड़े शहर है, पहले इन शहर में अपने ब्रांड को पहले मजबूत किया। इन शहरों में आउटलेट्स तैयार किए, अपने ब्रांड, अपने उत्पादन जो है ग्राहकों को दिए, अच्छे रेट में दिए और अच्छे दर्जेदार, अच्छे क्वालिटी के दिए। इसी के साथ उन्होंने इस 10 साल में ऐसे 18 फैक्ट्रियां तैयार की। उन्होंने जो पशु है, जो गाय भैंसे है, उनको बढ़ाया। उन्होंने दूध के उत्पादन को बढ़ाया। फेज 2 में जो था वो 81 से लेके 85, 5 साल तक था। इसमें ये सभी जो फैक्ट्रियां, ये जो 18 थी, वो 136 हो गई। ग्राम लेवल की जो विलेज कोऑपरेटिव्स थे, यानी सहकारी दूध जो संघ थे, वो 43 यानी 43,000 इतने बनाए। लगभग 42,50,000 फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स इस पूरे चीज में जुड़ गए और दूध का उत्पादन करने लगे। फेज 3 में जो 85 से लेके 96 यानी इस 11 साल तक चला, उसमें ये सभी फैक्ट्रियां 136 से 173 हो गई। और जो 43,000 जो सहकारी दूध उत्पादक संघ थे, उसमें और 30,000 जुड़ गए, तो 73,000 ऐसे दूध उत्पादक संघ बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी इस पूरे चीज को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। शेड्स थे, प्रोसेसिंग यूनिट्स थे, चिलिंग सेंटर्स थे, वो उन्होंने बढ़ाई। जो पशु थे उनको एक अच्छा चारा, उनको एक अच्छी फीड देना, जो उनकी सेहत का देखभाल, सब वो सभी चीज फिर इस पेज में जुड़ गई। दोस्तों, आपको अभी हम लोग सभी ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करते हैं। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस अगर कोई है तो वो ट्रिपल बॉटम लाइन बिजनेस है, ऐसा करके बोला जाता है। क्या है ट्रिपल बॉटम लाइन बिजनेसेस? यानी ऐसे बिजनेस है कि जिसमें आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, लेकिन आपके बिजनेस की वजह से सोसाइटी का भला होता है, बहुत सारे लोगों का भला होता है। ऐसे बिजनेस के जिसकी वजह से ये अपने आजू बाजू का जो पर्यावरण है, इकोसिस्टम है, इसको आप बेहतर बनाते हो। ऐसा बेस्ट मॉडल पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो है अमूल। दोस्तों, ये दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। कभी भी ऑपरेशन फ्लड जैसे शुरुआत हुई, ऑपरेशन फ्लड में ऑफकोर्स पहले किसने पैसा दिया था? इन्होंने पैसा है, नहीं वही जो प्रोडक्ट्स, कुछ थोड़ा सा पैसा वर्ल्ड बैंक ने भी दिया, तो ऐसे 116 करोड़ रुपए है। तो ये इनके माध्यम से पूरी दुनिया में कभी भी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ जो हमारे देश में श्वेत क्रांति ने किया। हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट कितनी थी? वो इन्वेस्टमेंट थी सिर्फ 116 करोड़। तो 116 करोड़ के माध्यम से कितने पैसे आने चाहिए? अगर कोई बिजनेस के माध्यम से भी देखता है कि अगर मैंने 116 करोड़ रुपए डाले तो उसके कितने बन गए? 200 बन गए, 400 करोड़ बन गए, 500 करोड़ बन गए, कितने बने इस पूरे श्वेत क्रांति में? कोई कहते हैं 10,000, जो बहुत ही कम है। कोई कहते हैं 20,000 करोड़ हो गए। तो मैं आपको एक फिगर बताना चाहता हूं। पिछले साल सिर्फ अमूल ब्रांड का जो टर्नओवर है ना, वो ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का है। एक अमूल ब्रांड। आपने देखा कि कितने सारे ब्रांड हमारे देश में काम करते हैं, एक अमूल ब्रांड की मैं बात करता हूं। तो आप सोच सकते कि कितना सारा इकोनॉमिक रिटर्न इस सारी चीज में। इसके अलावा आज पूरे देश का जो उत्पादन है, जीडीपी है, उसमें 4.2% जो कंट्रीब्यूशन है वो आज डेयरी से आता है। पिछली बार हमने देखा कि कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 2% जीडीपी आता है, जो इतना सारा एक्सपोर्ट करता है। दूध से 4.2 से डबल आता है। ग्लोबल आउटपुट, जो देश बाहर से दूध मंगाता था, वो आज पूरे देश का 1/4, लगभग 22% दूध निर्माता बन गए। क्या आप सोच सकते हैं? पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा कैटल्स, सबसे ज्यादा पशु
आज हमारे देश में। लगभग 30 करोड़ गाय भैंसे आज हमारे पास है, इतना दुनिया में कहीं नहीं है। एम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर किससे होता है तो डेयरी से होता है, दूध से होता है। आज 7 करोड़ लोग डायरेक्टली दूध बनाने की प्रोसेस में शामिल है, 7 करोड़ किसान। इसके अलावा जो लोग दूध के उत्पादन बेचते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में है, लॉजिस्टिक्स में है, मार्केटिंग में है, सेल्स में है, ये तो संख्या अलग है। आज ग्रामीण भारत में जो भी इनकम जनरेट होता है उससे 1/3 इनकम, 33% इनकम ये सिर्फ दूध से आ रहा है। जो मिल्क अवेलेबिलिटी हमारे देश में थी जब ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की हम लोग ने, जितना दूध उत्पादन हम लोग कर रहे थे उससे 4 गुना दूध आज की तारीख में हम लोग बना रहे हैं। जितना दूध प्रति व्यक्ति हमारे अवेलेबल होता था जब हमने ये ऑपरेशन शुरुआत की, उसके बाद आबादी भी बढ़ी, लेकिन आज की तारीख में ये दूध का जो उत्पादन है, ये दूध की जो अवेलेबिलिटी ये 2 गुना बढ़ गई है, हो चुकी है दोस्तों। तो ये इस श्वेत क्रांति में जो देश दूध के मामले में बाहर से दूध इंपोर्ट करता था, वो देश दूध में सिर्फ स्वयंपूर्ण नहीं बना, तो दूध के क्षेत्र में ये दुनिया का लीडर बन गया। दोस्तों, ये काम किया वर्गीस कुरियन साहब और इनके पूरे टीम ने मिलकर। अभी सोचिए एमसीएल के बारे में। दूध में अमूल ने इतनी बड़ी क्रांति की, उनका कौन सा सेक्टर है? डेयरी का, दूध का और दूध उत्पादन। हम एमसीएल के तहत सेम क्या काम करने वाले हैं? हम लोग ईंधन में काम करेंगे, फूड में काम करेंगे, पेट्रोकेमिकल्स में काम करेंगे। दोस्तों, ईंधन की सिर्फ आप ईंधन की बात करेंगे, अगर हम लोग सिर्फ बायोफ्यूल की बात करेंगे, ऑयल एंड गैस की बात करेंगे, तो ऑयल एंड गैस की भी अगर हम लोग फोकस करें तो ऑयल एंड गैस का जो मार्केट है वो दूध के मार्केट से कई गुना ज्यादा है। सिर्फ ऑयल एंड गैस में हम लोग अगर सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश बनाए, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश बनाए, तो आप सोच नहीं सकते हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को कहां लेके जाएंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक फूड, दोस्तों पूरी दुनिया के सभी देश अभी चाहते हैं कि वो एक केमिकल कैंसर बना हुआ खाना न खाए। वो चाहते हैं कि पूरी जो केमिकल फार्मिंग है ना, वो पूरी तरह से तब्दील हो ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग में, लेकिन उनके पास फर्टिलाइजर नहीं है। आज हमारे एमसीएल के माध्यम से हम लोग पूरी दुनिया को फर्टिलाइजर दे सकते हैं, इतना फर्टिलाइजर बना सकते हैं, ये फूड के प्रोडक्ट बना सकते हैं और पूरी दुनिया को वो बेच सकते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। ये आज आप जिस रूम में जहां भी बैठे होंगे और ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे, तो आपके आजू बाजू सभी चीजें ऑलमोस्ट इस पेट्रोकेमिकल से बन रही है। इस सभी को अगर हम लोग को रिप्लेस करना है तो सोचिए हम लोग कितना बड़ा बिजनेस करने वाले हैं और कितनी भी सारी टेक्नोलॉजी आने दी। कोई अगर स्पेस में जा रहा है, कोई कंपनी, कोई बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सॉफ्टवेयर ला रहे हैं, कंपनी वो बड़ा कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर। लेकिन दोस्तों, जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, कोर सेक्टर्स है। हम लोग खाने के अनाज की बात कर रहे हैं, हम लोग ईंधन की बात कर रहे हैं, आगे के अनेक सैकड़ों हजारों साल ये कंपलसरी लगने वाला है जिस चीज में हम लोग काम कर रहे हैं। तो सोचिए अगर हम लोग उसमें काम करें, अगर हमारा जितना पोटेंशियल, जितना कुदरत ने हमें दिया है, जितने रिसोर्सेस हमने दिए हैं, अगर वो हम लोग काम करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं देश की फिर से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग नहीं बन सकते? बताइए। जिस सेक्टर में जैसे अमूल ने काम किया, जिस तरीके से अमूल ने काम किया, ऐसे इस तरीके से अगर हम लोग भी काम करें, हर एमपीओ मेंबर को हम लोग इस तरह से सपोर्ट करें जो हम लोग कर रहे हैं, तो सोचिए कौन सी ऐसी चीजें जो हम लोग नहीं कर सकते। अर्थव्यवस्था में कितने बड़े लेवल पे हम लोग जा सकते हैं, और यही काम हमें करना है। और मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत गर्व है कि ऐसे लोग मेरे साथ हैं। आप जिस तरीके से काम अपने गांव में, अपने तहसील में कर रहे हो, बहुत जल्दी हमें ये मकाम हासिल करेंगे। हम लोग भारत को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे और इसको फिर से सुजलाम सुफलाम बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। व्हाइट रेवोल्यूशन से लेकर एमसीएल रेवोल्यूशन का जो रास्ता, जो सफर आपने यहाँ पे बताया, वही हमारा विजन है, वही हमारा सपना है। और सपना आज बहुत बड़े अच्छे तरीके से अंडरलाइन किया गया। गुड मॉर्निंग एमसीएल और गुड मॉर्निंग ऑल द एमसीएल इंडिया परिवार, जिन्होंने आज और एक फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन श्याम सर से सुना।
Yes, Dr. Kurian sir's White Revolution continues.